की कुदरत का दरभंगा मॉड्यूल। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना खान। देश आज अमरनाथ यात्रा में जान गंवाने वाले गुजरात और महाराष्ट्र के परिवारों की दुख में डूबा हुआ है। बड़ा दुखद और दर्दनाक होता है अपनों को खो देना। आखिर क्या गलती थी उन निर्दोष श्रद्धालुओं की जो अपने जीवन की धर्म यात्रा पर निकले थे, खुश थे, पर कायर आतंकवादियों ने उनकी और उनके अपनों की खुशियां छीन ली। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। हम कल रात से ही अमरनाथ आतंकी हमले की खबरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन खबरों के इस घंटे में देश के उस हिस्से की बात जो कुदरत के आतंक का शिकार हो गया है। आज हम कुदरत के आतंक की दरभंगा मॉड्यूल की बात करेंगे। इसके जरिए हम देश को आतंक से ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले खतरे से आपको सावधान करना चाहते हैं। हम आपको कुदरती आतंक के उन स्लीपर सेल की भी जानकारी देंगे जो आपके बीच में रहते हैं और जैसे ही मौका मिलता है सक्रिय हो जाते हैं। हमारी मांग है कि सरकार इस आतंक से भी देश की जनता को आजाद कराए। आपसे गुजारिश है कि आप इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, ताकि आप अपने दुश्मन को ध्यान से पहचान लें और फिर इसके खिलाफ लड़ सकें। थोड़ी देर के लिए जगह को भूल जाइए। दरभंगा को हिंदुस्तान समझ लीजिए और अब इस अस्पताल की तस्वीरों को ध्यान से देखिए। शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल के परिसर में जहां तक नजर जाए पानी ही पानी, लेकिन भीतर की स्थिति भयावह है। बच्चों के वार्ड में इतना पानी है कि शिशु विभाग के आईसीयू में बिजली सेवा बंद है। तो सोचिए इलाज कैसे हो रहा होगा। टेबल पर बच्चों के वजन जांचने की मशीन रखी है, लेकिन उसी टेबल के नीचे पानी ही पानी है। अब इस बच्चे को देखिए, हाथ पर प्लास्टर चढ़ा है, बिजली नहीं आ रही, इसलिए मां हाथ को पंखे की तरह झुला रही है। बिस्तर के नीचे पानी भरा है। दूसरे बिस्तरों पर भी मरीज इसी तरह लेटे हैं। इमरजेंसी विभाग की हालत और भी बदतर है। घुटने भर पानी है। पानी भरने की वजह से डॉक्टर चेंबर में नहीं बैठ सकते, इसलिए बाहर निकलकर लॉबी में पानी के बीच में जरूरतमंदों का इलाज कर रहे हैं। टेबल पर पांव रखकर बैठने को मजबूर है ये डॉक्टर साहब। नर्स और डॉक्टर पानी के बीच ही इमरजेंसी में आए मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर की ऑक्सीजन मशीन भी पानी में डूबी हुई है। ऑपरेशन थिएटर भी घुटने घुटने तक पानी में डूबा है। अब सोचिए, जहां बिजली नहीं है, पानी में रहना ही नियति है, वहां मरीज क्या करेगा? पहले बाहर से पानी आ रहा है, अंदर से बाहर हो रहा था, अब अंदर जा रहा है पानी। अंदर में कितना पानी? अंदर में बहुत सवा पानी। तो रहने की स्थिति है? रहने की स्थिति नहीं है सर। अभी इलाज करने में भी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत। मशीन लाइन की कोई व्यवस्था नहीं। सब आदमी जा रहा है। क्या बोल रहा है डॉक्टर? डॉक्टर बोला कि सुनता यहाँ आइए नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? 4 एम्बुलेंस दिखाई दे रही है अस्पताल परिसर में, सब पानी में डूबे हुए हैं। दवा विभाग का भी यही हाल है। दवाओं के कार्टन भी पानी में डूबे हुए हैं। अस्पताल प्रशासन भी हाथ खड़े कर चुका है। इमरजेंसी भी बैठो ना, पानी लगा हुआ है, लेकिन वहाँ तो मरीज आ ही रहे हैं। कोई उपाय नहीं है। जो जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। शिफ्ट करने का कोई उपाय नहीं। यह है कुदरत के कहर का दरभंगा मॉड्यूल, जो मानसून के साथ पूरे देश पर हमला करने के लिए तैयार है। क्या हमारी सरकार इस कुदरती आतंक से लड़ने के लिए तैयार है? क्योंकि कुदरत हर साल हमें तबाह करने के लिए अपने आप को सक्रिय कर लेती है, लेकिन सरकारी उपेक्षा और अनदेखी के स्लीपिंग सेल इसे और तबाह करने में भरपूर मदद करती है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कुदरती आतंक बर्बाद करता है दरभंगा मॉड्यूल के जरिए। लेकिन ये भी जानिए कि देश में कुदरती आतंक का आंकड़ा क्या है। आपका कलेजा कांप जाएगा।
1953 से अब तक 44 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर बारी बारी यानी साल दर साल भारी बारिश और बाढ़ का असर पड़ा है। अभी देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र 33 करोड़ हेक्टेयर है, यानी 63 सालों में मौजूदा जमीन से ज्यादा पर बाढ़ भारी बारिश का कहर टूटा है। पिछले 63 सालों में करीब 24 करोड़ हेक्टेयर इलाके को बाढ़ बारिश ने बर्बाद किया है। 67 सालों में अलग अलग करके 200 करोड़ आबादी पर कुदरत का कहर टूटा है, जबकि अभी देश की आबादी 133 करोड़ है। यानी इतने सालों में जन्म मृत्यु जोड़कर जितने लोग कुदरत के कहर से प्रभावित हुए हैं, उतनी तो देश की जनसंख्या भी नहीं है। इन 63 सालों में 76 करोड़ घरों को नुकसान पहुंचाया है। नुकसान का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अभी देश में कुल 33 करोड़ घर हैं, यानी वक्त के साथ बने और टूट गए घरों को जोड़ दिया जाए तो मौजूदा से 2 गुना तो बर्बाद हो चुके हैं। 63 सालों में 60 लाख मवेशियों को जान गंवानी पड़ी है। बाढ़ भारी बारिश की वजह से 1,04,000 जानें भी गई हैं, जबकि 1994 से अब तक आतंक से मरने वालों की संख्या महज 66,000 है। 1,38,000 करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है और 63 साल में माल का कुल नुकसान 2,74,000 करोड़ है। यानी कुदरती आतंक के दरभंगा मॉड्यूल ने माल के नुकसान से ज्यादा जान को नुकसान पहुंचाया है। अब आपको कुदरत के आतंक के स्लीपर सेल की कहानी बताते हैं, जिनकी मौजूदगी का फायदा उठाकर कुदरत आतंक बरपाती है। दरभंगा के हवाले से आपको समझाते हैं। वैसे कहानी ये पूरे देश की है। दरभंगा की ये हालत सिर्फ बारिश की वजह से नहीं हुई है, हकीकत इससे बड़ी है। दरभंगा शहर 1918 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 60% हिस्से में आबादी रहती है और 15% हिस्से में दफ्तर और स्कूल बने हुए हैं। शहर 2 तरफ से बागमती और कमला नदी से घिरा हुआ है। शहर में जलमल निकासी का सीवेज सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से कचरे का निपटारा सही तरीके से नहीं किया जा सकता। सिर्फ शहर के 40% हिस्से में ही नाले बने हुए हैं। इन नालों की सफाई न होने से कूड़ा और कचरा जमा हो जाता है, जिससे पानी नहीं निकल पाता और दरभंगा शहर जल भराव और बाढ़ की चपेट में आ जाता है। इसके अलावा दरभंगा जिले का बड़ा हिस्सा निचले इलाके में भी आता है, जिसकी वजह से बाढ़ और उग्र हो जाती है। लगभग जो ड्रेनेज सिस्टम दरभंगा शहर का लगभग कोलैप्स कर चुका है। तो किसके लिए दोषी किसको मानते हैं? निश्चित रूप से सरकार दोषी है। नगर निगम कॉरपोरेशन को जल जमाव की समस्या का निदान करना है, नाले साफ करने हैं और सरकार को उसकी स्वीकृति देनी है। सरकार में कितना बार मिले कि भाई इसका जो डीपीआर ड्रेनेज और सीवरेज का बना हुआ है उसको कम से कम स्वीकृति दे दीजिए, लेकिन शहर के लोगों के साथ द्वितीय दर्जे का व्यवहार यह सरकार कर। रॉन्ग प्लानिंग, रोड ऊंचा करना, रोड के जो पुराने ड्रेन है उसको लिंक नहीं करना, जो कच्ची ड्रेन है। कुछ शहर है जो डूबते, बारिश में जब वाटर लॉगिंग होता है, शहर में पानी जल जमाव होता है, लेकिन अधिकतर शहरों से पानी आधा घंटा 1 घंटा में निकल जाता है। यहाँ निकल नहीं रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, शहर में निकल नहीं रहा है। पर शहरी प्रबंधन की इन दिक्कतों पर सिस्टम बहुत ज्यादा धीमा है, जबकि हम स्मार्ट शहर की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारी सरकार को कुदरत के दरभंगा मॉड्यूल के आतंक का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि देश की 60 करोड़ आबादी के पास जलमल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और देश के क्षेत्रफल का 40% हिस्सा कुदरत के दरभंगा मॉड्यूल की चपेट में है। यानी यहाँ बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। दिल्ली और मुंबई जैसे महान शहर भी कब पानी से भर जाएंगे कोई नहीं जानता। इसलिए स्मार्ट शहर चाहिए तो कुदरत के आतंक का अंत तुरंत होना चाहिए। तो स्मार्ट शहरों का सपना देख रहे देश के लिए ये तस्वीरें झकझोरने वाली हैं। भारत सरकार का दावा है कि वो कुदरती आतंक के इस दरभंगा मॉड्यूल को अपनी स्मार्ट सिटी योजना से खत्म कर देगी। इसीलिए हमने बिहार के ही एक और शहर मुजफ्फरपुर का दौरा किया, जो कि केंद्रीय स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की लिस्ट में शामिल है। अब जरा देखिए बारिश और बदहाल जल निकासी के बीच सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की चुनौतियां क्या हैं।
डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस, नगर निगम का कार्यालय यानी शहर को सही तरीके से चलाने का ऑफिस, कचहरी परिसर यानी शहर की जनता को इंसाफ देने की जगह, सभी पानी में डूबे हुए हैं। यह हाल उस वक्त है जब नगर निगम ने सावन के मेले की विशेष तैयारी कर रखी है। गरीब स्थान में राज्य भर से श्रद्धालु जल चढ़ाने आते हैं। शहर का मशहूर कल्याणी बाजार, स्टेशन रोड, पहली बारिश में ही नगर निगम के इंतजाम की पोल खोलकर रख दी। डीएम के ऑफिस में घुटने तक पानी भरा हुआ है। पटना से आए बुजुर्ग प्रभात कुमार बताते हैं, इतना बुरा प्रशासन जिंदगी में नहीं देखा। बहुत खराब, ऐसा नगर निगम हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। हम बहुत शहर घूमे, कम से कम पानी का निकास का रास्ता तो बनाता ही ये सब। 20 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी की लिस्ट में मुजफ्फरपुर को शामिल किया है, लेकिन बारिश के कहर ने शहर में अघोषित कर्फ्यू लगा दिया है। जिन दुकानों की वजह से बाजार गुलजार रहते थे, वहां आज ताला भी नहीं खुला। गाड़ियां जगह जगह बंद हो गई हैं। सिर्फ शहर ही नहीं, पास के मनियारी गांव में भी बदतर हालात हैं। सड़कों में जमा घुटने भर पानी को निकालने के लिए खुद बारिश में भीगते हुए लोग नाला खोद रहे हैं ताकि उनके घरों में पानी नहीं जाए। खपरेल के घर की मरम्मत कर रहे हैं ताकि पानी के कहर से खुद को बचाया जा सके। एक दिन की बारिश में यह हाल है तो स्मार्ट सिटी के सपनों का क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। और बिहार से आगे बढ़ेंगे तो असम में कुदरत के आतंक का कहर देखने को मिलेगा। यहां 12 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में बहुत मुश्किल हालात हैं। समस्या वही कि तबाही का पानी आ गया और सबने ईश्वर के सामने बस हाथ जोड़ दिए। भगवान भरोसे असम की हालत देख लीजिए आप, ताकि आप समझें कि देश में जलमल निकासी और कुदरत के हमलों से जनता को बचाने की कितनी ज्यादा जरूरत है। अभी तो प्राकृतिक आपदा कहकर राहत के पैकेट बांटे जाते हैं। सिर्फ यहां भी सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए, हमले से पहले सफाया चाहिए। पानी में डूबे घर, पानी में डूबा बिजली का ट्रांसफार्मर, मजबूरी की नाव चलाता एक शख्स, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम। ये असम में कुदरत के दरभंगा मॉड्यूल के कहर की अलग अलग तस्वीरें हैं। बाढ़ से हजारों हेक्टेयर फसलें खराब हो चुकी हैं और लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। असम के 20 जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जिनमें लखीमपुर, धेमाजी, डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोरहाट, माजुली, गोलाघाट, बिश्वनाथ, चार अली, नौगांव, होजाई, शोमितपुर, मोरीगांव, चिरांग, बारेपटा, धुबरी, ग्वालपाड़ा, कामरू, कछार और करीमगंज शामिल है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाने वाला माजुली जिला सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। यहाँ बाढ़ की वजह से 70 गांवों के करीब 35,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। असम में बाढ़ से करीब 12 लाख लोग प्रभावित हुए। लोग घरों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। अब तक बाढ़ से 33 लोगों की मौत की खबर है। 25,000 से ज्यादा लोगों को राहत कैंपों में पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। जरूरतमंदों को खाना और पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी बाढ़ की चपेट में है। 90% काजीरंगा डूब चुका है। जानवरों, पशु पक्षियों की डूबने से मौत हो चुकी है। वहीं जानवरों को खाने की तलाश में रिहायशी इलाकों में भटकते हुए देखा जा सकता है। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल के आदेश पर राज्य के कृषि मंत्री बाढ़ पीड़ितों का जायजा लेने निकले और लोगों से उनका हाल जाना। यहाँ का फॉरेस्ट वर्कर है और ऑफिसर्स है, सब लोग काम पे ये पूरा फुल स्विंग वो काम कर रहे हैं रेस्क्यू के लिए।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से असम, उत्तरी बंगाल, सिक्किम और भूटान में जोरदार बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ सकता है। ऐसे में असम की बाढ़ और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। बड़ी दिलचस्प कहावत है कि बेवकूफी और बहादुरी, मूर्खता और साहस में धागे भर का अंतर होता है। धागा जरा सा हिला तो कौन मूर्ख कौन साहसी, ये फर्क खत्म हो जाता है। यहां मूर्खता शब्द की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मूर्खता भरी सेल्फी के चक्कर में हिंदुस्तान मरने को तैयार बैठा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एक वीडियो कह रहा है। यकीन ना हो तो आप खुद देखिए। मेघालय की राजधानी शिलोंग के इको पार्क में ये नौजवान मौत से मिलने आए हैं। वैसे यहाँ बाकी लोग घूमने आते हैं। कुछ लोगों को इस तस्वीर में रोमांच और साहस नजर आ रहा होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये विशुद्ध मूर्खता है। हम इसे हिम्मत और साहस नहीं, केवल शुद्ध मूर्खता ही कहेंगे, क्योंकि एक जरा सी चूक होने पर ये लोग इस गहरी खाई में गिर सकते हैं। फर्ज कीजिए इन युवकों के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो शिकार ये अकेले नहीं होंगे, बल्कि इनके साथ इनका परिवार और इनको चाहने वाले भी ताउम्र खाई जैसे गहरे सदमे में जिएंगे, तिल तिल कर मरेंगे। अब आपको इस वीडियो के जरिए मूर्खता और साहस के धागे भर वाले अंतर को समझाए देते हैं। बारी बारी से देखिए, बुद्धि और बेवकूफी की कबड्डी में ये सब किस पाले में खड़े हैं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। एक तरफ झरना बह रहा है, दूसरी तरफ गहरी खाई है। चश्मा लगाकर एक लड़का नीचे बैठा है ताकि उसके दोस्त फोटो खींच सकें, लेकिन जैसे ही उसका दोस्त फोटो खींचने के लिए तैयार होता है, तीसरा लड़का उसे पकड़कर पीछे की तरफ खींच रहा है। यानी एक छोटी सी गलती से इनकी जान जा सकती थी। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, जिसमें एक लड़का झरने के आगे हाथ धोकर अपनी मौत को दावत दे रहा है। हल्का सा झोंका उसे मौत की आगोश में लाने के लिए काफी है। इस तस्वीर में ऑरेंज और काले रंग की टी शर्ट पहने एक लड़का पैर खाई की तरफ लटकाकर बैठा हुआ है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि हजारों फीट की ऊंचाई से गिरने पर हड्डियों का चूरमा बन सकता है। इस तस्वीर में ये दो महिलाएं भी मौत से मिलने को बेताब नजर आ रही हैं। फोटो लेने के साथ साथ वो खाई में झांकने की कोशिश कर रही हैं, जैसे खाई में से कोई खजाना निकलकर इनके हाथ में आ जाएगा। लेकिन ये नहीं जानती जरा सी चूक से इसी खाई में उनकी कब्र बन सकती है। इस तस्वीर में एक लड़का अकेला बैठा है। जिस जगह ये बैठा है उसमें थोड़ा सा ढलान है और पानी भी बह रहा है। अचानक अगर पानी का बहाव बढ़ जाए और ये फिसल जाए तो पलक झपकते ही ये गहरी खाई की आगोश में समा सकता है। शिलोंग के इको पार्क में लोगों को जलप्रपात तक ले जाने से रोकने के लिए बोर्ड भी लगा हुआ है, जिस पर साफ लिखा है डोंट क्रॉस द बाउंड्री। इसके बावजूद लोगों ने सूचना की अनदेखी की और दीवार फांदकर मौत से मिलने पहुंच गए। कानून के जानकारों का मानना है कि लोगों के लिए महज एक सेल्फी है ये, लेकिन अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालना बड़ा क्राइम है। सेफ्टी रूल्स हैं, लॉ में भी प्रोविजन है, तो वो बिल्कुल एप्लीकेबल है सेल्फी लेते समय। और हर व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो किसी चलती ट्रेन में खड़े दरवाजे पर कोई सेल्फी ले रहा है तो वो निश्चित रूप से रेलवे के सेफ्टी रूल्स रेगुलेशंस का वायलेशन कर रहा है। देश भर में सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का ट्रेंड जितनी तेजी से बढ़ा है, उसी के साथ सेल्फी का ट्रेंड भी काफी बढ़ा है। लेकिन युवाओं में सेल्फी के ट्रेंड की ये चाहत अब बीमारी की वजह बनती जा रही है। जानकारों के मुताबिक इस दौर में सेल्फिसाइटिस के मरीजों में बढ़ोतरी हुई है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब सेल्फी नहीं लेने और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट न करने पर इंसान की बेचैनी बढ़ने लगती है। इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है।
नहीं चाहते हुए भी लोग सेल्फी लेने से खुद को रोक नहीं पाते। 2014 से 2016 तक दुनिया में सेल्फी लेते वक्त 127 लोगों की जान गई। भारत में सेल्फी लेते वक्त 127 में 60% यानी 76 लोगों की मौत हुई है। रविवार शाम को महाराष्ट्र के नागपुर में नाव पर पिकनिक मनाने गए लोगों में से 11 की सेल्फी लेने के चक्कर में डूबने से मौत हो गई थी। एबीपी न्यूज अभिभावकों से अपने बच्चों को खतरनाक जगहों पर सेल्फी लेने और फोटो खींचने से रोकने और इसके बारे में समझाने की अपील करता है ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी अनहोनी घटना से बचा जा सके। तो सतर्क रहिए, सेल्फी के वक्त सावधानी बरतिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।